चलो सीएम मेंटा वाले बच्चों, आप लोगों का आज टैक्सेशन का पेपर कंप्लीट हो गया रहेगा। यहाँ पे मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जीएसटी का यहाँ पे पेपर रिव्यू। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा क्योंकि आप लोगों को आपके अगले सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पे तैयारी करनी है। मैं आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर यहाँ पे एक बार बता दूंगा, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव का भी क्या था क्या नहीं वो एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों के लिए बाद में लेके आ जाऊंगा। ये पेपर मेरे पास अभी आया हुआ है, तो मैंने इमीडिएटली पढ़ के फर्स्ट लुक में जो आंसर्स मुझे सही लग रहे मैंने वो मार्क किए। स्टिल अगर कोई आंसर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आपका आंसर अलग है और मेरा आंसर अलग है, प्लीज आप कमेंट करके बता देना, एक बार अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो सबसे पहले सर, अगर जीएसटी के अंदर मैं बात करूं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने की वजह से आपका कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन प्रमोट होता है। तो पहले का आंसर आपका था इन्फ्लेशन। सेकेंड वाला, जब भी आप कोई भी एससीजेड यूनिट को सप्लाई करते हो, वो टाइप के सप्लाई को आपका क्या बोला जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सर आपको क्या इंक्लूड करना है आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, यानी कि आपका सेक्शन 15(2) के ऊपर क्वेश्चन था, तो आप क्या इंक्लूड करोगे? सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस गिवन बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि अगर केटरिंग सर्विसेज है, तो केटरिंग सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है? तो केटरिंग सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई का जहां पे आपने एक्चुअली सर्विसेज को क्या किया था? परफॉर्म किया था। ठीक है। उसके बाद में जीएसटी के अंदर एक कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की, कि आपको रेसिपिएंट को सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है। कितने दिन में पेमेंट करना पड़ता है? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर वो नहीं करता है तो उसको जो भी आईटीसी उसने क्लेम किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बस उसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका बात करता है, समझो यहाँ पे एक बंदा था राम ने गुड्स किसको सप्लाई किए थे? राज को सप्लाई किए थे। कितने रुपीस के? 1 लाख रुपीस के। अभी राज ने गुड्स रिटर्न दे दिए राम को, कितने रुपीस के? 10,000। तो कहने से राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राज से जो पैसा रिसीवेबल था वो कम हो गया। तो ऑलरेडी राम के बुक्स में राज का था डेबिट बैलेंस, अभी वो अमाउंट कम हो रहा है रिसीवेबल, तो वो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट को इशू करेगा। तो ये आपका क्रेडिट नोट। अगला पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आपको कौन से फॉर्म के अंदर मेंटेन करना है जीएसटी लॉ के अंदर? तो फॉर्म का नंबर है PMT 05। उसके बाद में सेक्शन 14(2) आपका कस्टम्स एक्ट का प्रोवाइड करता है, सीबीआईसी फिक्स कर सकता है कोई भी क्लास ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए, having regards to the trend of value of such like by the notification in the official gazette if it is satisfied that it is necessary to do so। उसको क्या बोला जाता है? आपका टैरिफ वैल्यू बोला जाता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन बात कर रहा था कि समझो दूसरी कंट्री जहां से आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी कंट्री में उनका मटेरियल भेजने के लिए वहां के मैन्युफैक्चरर को अगर सब्सिडीज दे रही है, तो आप सब्सिडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके यहाँ पे जो टैक्स लगाते हो उसको क्या बोला जाता है? आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एमसीक्यू का इजीनेस चेक करूं तो इट वाज 9 on 10, काफी इजी एमसीक्यूज थे। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तो आंसर बराबर भी आए रहेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की। और दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए मैं बता दूं, मैंने आपके एग्जाम के पहले जो 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी लाया था और जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों के साथ बोली थी ना, एग्जैक्ट वही सीक्वेंस में आपका पेपर आया हुआ है। यहां तक कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को एक अगर जो आप लोग हमेशा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो मैंने एक 2022 क्वेश्चन का लिस्ट दिया था, दोनों ये क्वेश्चन उसी के अंदर से आए हुए। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सेट पैटर्न है, इंस्टीट्यूट उसी के हिसाब से पूछता है। खैर चलो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहले तो आपको कोई भी 7 डिफरेंसेस बताने थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस के बीच में डिफरेंसेस, वो आप लोगों ने बता दिए रहेंगे। और आपको जीएसटीएन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में फंक्शंस बताने थे, तो काफी इजी क्वेश्चन थे दोनों। उसके बाद में अपन बात करेंगे सेक्शन 7A। ये किसकी बात कर रहा है? आपकी सेक्शन 10 की कॉम्पोजिशन स्कीम की। मैंने आपको तभी बताया था कि इस बार कॉम्पोजिशन स्कीम पे क्वेश्चन आने वाला है। तो पहले वाला पॉइंट किसकी बोलते हैं कि बंदा मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम एंड पान मसाला का। देखो भैया, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आइसक्रीम एंड पान मसाला का, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड ही नहीं है, फिर आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता। दूसरा बात करते हैं कि एक बंदा है वो ट्रेडर था मणिपुर में रजिस्टर्ड। मणिपुर के लिए लिमिट कितना है आपका? 75 लाख का लिमिट है। वो उसका टर्नओवर कितना था? 55 लाख। रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगले साल उसने सोचा कि रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद करके कंप्यूटर रिपेयरिंग पे जाता हूं, तो कहने से इस केस में उसको सेक्शन 10(1) एंड 10(2) का कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं रहेगा। उसको कौन से सेक्शन में आना पड़ेगा? 10(2)A। अच्छा, 10(2)A एप्लीकेबल होने के लिए आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक रहना चाहिए, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर 55 लाख था। इसको यहाँ पे क्या होगा? कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर, जिसके अंदर पहले केस में आपकी एक भी करेंसी INR नहीं है, तो आपको पहले दोनों करेंसी को INR में कन्वर्ट करना था। जिसका भी लोएस्ट अमाउंट आएगा उसका 1% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा।
सेकेंड केस के अंदर आपका आरबीआई का रेफरेंस रेट है और आपका एक्सचेंज रेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने का था, 2 रुपीज आया था, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आया रहता था। और लास्ट में अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो आपको आईएनआर को 1% से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना था। तो यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके आईटीसी के बारे में बात कर रहा था। तो अगर सीएसआर एक्टिविटी के लिए आप लोग कुछ भी परचेस कर रहे हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, गुड्स को फ्री सैंपल बोल के दे रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी प्लांट एंड मशीनरी के लिए सीमेंट का यूज कर रहे हो, जिसे आप फाउंडेशन बना रहे हो प्लांट एंड मशीनरी का, आईटीसी मिलेगा। कन्फेक्शनरी आइटम्स का आईटीसी ब्लॉक है 17.5 के हिसाब से। आपने कंप्यूटर को परचेस किया था पहले, उसके अभी आपको डेबिट नोट मिल रही है, तो अज्यूम करो ये डेबिट नोट है 45,500 की, मतलब वो जीएसटी का कंपोनेंट है, आईटीसी मिल जाएगा। कार परचेस की थी फर्दर सप्लाई करने के लिए, तो आईटीसी मिलेगा, बट कार आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो अगर गुड्स लॉस, डिस्ट्रॉय, स्टोलन हो रहे तो आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। और लास्ट में एकदम एक इजी क्वेश्चन था आपके कस्टम्स के वैल्यूएशन का, जो रूटीन क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछा जाता है, बराबर है। तो यस, क्वेश्चन अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो इट वाज इजी कैटेगरी वाला पॉइंट, आपके डिस्क्रिप्टिव भी इजी थे, आपके एमसीक्यू भी इजी थे। आई होप आप लोगों का पेपर काफी अच्छा क्या रहेगा। और यस, अगर कोई आंसर ऐसा है कि आपका और मेरा अलग है, प्लीज आप कमेंट करके बोल दो, अपन उसके बारे में आराम से डिस्कस कर लेंगे। और अभी बिल्कुल भी चिंता लो मत, क्योंकि आपके अभी तक एग्जाम्स बाकी है, रिमेनिंग पेपर के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना चाहिए। ठीक है, सी यू गाइस सून, बाय बाय।